घर के पास वाले एक होटल में ही नेहा के बेटे गोलू की जन्मदिन पार्टी थी। तो उसने पार्टी में अपने देवर और देवरानी ज्योति और विवेक को भी बुलाया था। गोलू के सभी दोस्त अपने मम्मी पापा के साथ उस पार्टी में आए हुए थे और गोलू की दादी बेचारी कमला जी पार्टी की पूरी देख रेख पूरे जोश के साथ फटे हाल कपड़ों में करने में लगी हुई थी। खाना भी उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, क्योंकि खाना बनाना कमला जी का पसंदीदा काम था। खाने पीने की सामग्री देखते ही जैसे कमला जी के अंदर का बच्चा फिर से जाग जाता और कमला जी जहाँ भी जाती अपने किसी हुनर के चलते लोग की चर्चा का विषय बन जाती। खैर सूरज ढल चुका था और कमला जी अभी बर्तनों का ढेर साफ कर रही थी कि तभी उनकी छोटी बहू ज्योति वहाँ पहुँची। अरे वाह मम्मी जी, मेरे घर से तो आप बड़ा तिनक कर आई थी और यहाँ आया बनी हुई है। अच्छा है। अपनी छोटी बहू की बातें सुनकर कमला जी की आंखों के कोर भीग गए और तभी एक दूसरी महिला की आवाज आई। कौन बुढ़िया है ये? अरे ये गवार बुढ़िया है, इस होटल की नौकरानी। देख नहीं रही कैसे मैले कपड़ों में बर्तन साफ कर रही है? इसकी औकात बस इतनी है कि लोगों के जूठे बर्तन साफ करे और उनका बचा हुआ खाना खाए। कि तभी कमला जी का बड़ा बेटा मानव और बहू नेहा कमला जी के पास दंदनाते हुए आए। उनसे तमकते हुए बोले, माँ अभी तक आपसे ये काम भी नहीं हुआ। रोटियां तो आप इतनी तोड़ती हैं, पर काम के टाइम पर आपके हाथों में जैसे मेहंदी लग जाती है। जाइए आप यहाँ से, बबलू को तैयार करके लाइए। पता है ना, उसको सरप्राइज देना है। उसको तैयार क्या आपकी मरी हुई माँ करेगी आकर? नेहा भी इतराते हुए बोली। कमला जी ने सुबकते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और वहाँ से घर के लिए आ गई। ये सब देखकर ज्योति अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी और नेहा के पास जाकर बोली, अच्छा भाभी, क्या बुढ़िया के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। अरे मेरे घर आकर इतना आकर दिखाती थी और यहाँ देखो इसी लायक है। लेकिन अब इंतजार था तो उस खास इंसान का जिसके लिए ये शानदार पार्टी रखी गई थी कि तभी दरवाजे पर एक चमचमाती हुई कार आकर रुकी। और जैसे वो महिला कार से उतरी, कमला जी को प्रणाम करते बोली, कमला मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये रहा आपका डायमंड प्ले बटन। उस खूबसूरत औरत को देखकर ज्योति और विवेक की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से अनायास ही निकला, डायमंड प्ले बटन। पर भाभी ये सब कैसे? जरा मम्मी जी की हालत तो देखो। तुम्हें क्या लगा था ज्योति, ये सब मेरे बेटे रोहित के जन्मदिन की पार्टी है? अरे ये तो मम्मी जी की सक्सेस पार्टी है और मम्मी जी अभी जिस कार से उतरी थी ना, उसकी कीमत 20 लाख है। 20 लाख अमेरिकन डॉलर। 20 लाख? अरे बाप रे, थार के लेवल की कार है तो। थार 20 के सामने लाचार है। 20 लाख अमेरिकन डॉलर्स की कार है ये, 20 लाख अमेरिकन डॉलर्स। 20 लाख को तो हैरान हो रही थी, तो सच्चाई सामने होने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है या कोई भ्रम। कमला जी अपने गेस्ट से हाथ मिलाकर उनका अभिनंदन कर रही थी, पर ज्योति का सर तो सोच सोच कर ही चकरा रहा था कि ये क्या हो रहा है। सोचते सोचते वो उन दिनों में खो गई जब कमला जी उसके घर पर आई थी। 2 साल पहले की बात है। किसने कहा था कि अपनी माँ को यहाँ ले आओ। खुद तो पूरे दिन दफ्तर में रहते होते और मेरे सर पर इनको छोड़ के चले आते। एक पल भी मुझे आराम नहीं देती। जैसे ही मुझे बैठा हुआ देखती है तुरंत चाय का ऑर्डर दे देती है। चाय खत्म नहीं होती कि कुछ खाने का डिमांड कर देती है। इस उम्र में भी पूरे दिन मुँह चलाते रहती है। जितना जल्दी हो सके इन्हें वापस भैया के पास, वरना मैं मायके चले जाऊंगी। तुम समझती क्यों नहीं, माँ तो ज्यादातर भैया के घर ही रहती है। कहीं भैया एक दिन ऐसा ना बोले कि जिम्मेदारी उठानी सिर्फ उनका काम नहीं। एक बात बताओ, माँ तो ज्यादातर भाभी जी के साथ ही रहती है, भाभी तो कभी शिकायत नहीं करती। माँ तो आना भी नहीं चाहती थी, मैं तो इन्हें जबरदस्ती लाया।
ताकि लोग ये ना बोलें कि पूरी जिम्मेदारी भैया ही उठा रहे हैं। जो भी है ठीक है, मैं तो इनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। पूरे दिन परेशान करती रहती है बुढ़िया। माँ के साथ पूरा दिन कैसे बिताना है ये तुम जानो, मेरे पास और दूसरे काम भी है। अपनी माँ कल्याणी जी को फोन की और अपनी सारी परेशानी बताई। उसकी माँ बोली, दामाद जी ने तो तुम्हें अच्छे उपाय बताया बेटा, फिर तुम उस पर क्यों नहीं अमल करती हो? ज्योति आश्चर्य से बोली, उपाय? कौन सा उपाय बताए माँ? कल्याणी जी हंसते बोली, सुना नहीं तुमने दामाद जी ने क्या कहा? उनकी माँ खाली बैठी रहती है, तभी वो तुम्हें परेशान करती है। तुम अपनी सास को किसी न किसी काम में उलझाए रखो और बोलो उसे कि ये काम करोगी तभी खाने के लिए मिलेगा। अरे पगली, जब तक है अपने घर के काम करवा ले और अपनी काम वाली से अपनी सेवा करवा ले, बस इतनी सी तो बात है। हाय माँ, कितनी समझदार हो आप। मैं तो अभी तक उनको कुछ समझ नहीं पाई और आप इतनी जल्दी सब कुछ समझ भी गई। आखिर माँ किसकी हो? तो सासू जी, आज से शुरू होती है आपकी ट्रेनिंग। सारा दिन घर बैठकर मुझसे काम करवाती थी ना, अब मैं बताऊंगी कि काम किसे कहते हैं। ज्योति के घर पर ज्योति की सास कमला जी ने आवाज लगाई, बहू, ओ बहू, जरा चाय तो पिला दो। मम्मी जी भी चाय कैसे पिला दो? सारे बर्तन तो गंदे पड़े हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते? थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ बेटा? आप फटाफट बर्तन धो लीजिए, तब तक मैं सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज रमा भी देर से आएगी तो मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। मम्मी जी, मैं फटाफट चाय बनाती हूँ, तब तक आप एक काम कीजिए, मशीन से कपड़े निकालिए और बाहर सुखाने रख दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बेटा। मम्मी जी, ये लीजिए चाय। बाहो, अब चाय रहने दो, कुछ खाने के लिए दे दो। देखो 11 बज गए और सुबह 8 बजे से कुछ न कुछ करने में लगी हुई हूँ। मम्मी जी, नाश्ता बनाने में तो टाइम लगेगा। ऐसा कीजिए, रात की 2 रोटी और सब्जी बची है, उसे खा लीजिए। अब ये रोज की बात हो गई थी। ज्योति घर के सारे काम कमला जी से करवाती थी और जब रमा आती थी तो अपने निजी काम उससे करवाती थी। एक रोज काम वाली बाई रमा ज्योति का मेकअप कर रही थी, तभी कमला जी उसके कमरे में आई, बोली, रमा, तुझे तो घर के काम के लिए रखा गया है और तू अब बहू के नेल पेंट कर रही है। तेरा काम सुबह से शाम तक मैं करती हूँ और तू बैठकर बस तनख्वाह लेती है। मुझे ये सब सुनने की आदत नहीं है। आपको घर के काम मुझसे करवाने हैं या अपने काम करवाने हैं, ये तय कर लो। अगर दोनों काम करूंगी तो ज्यादा पैसे लूंगी, वरना मुझे काम की कोई कमी नहीं है। इतना कहते हुए रमा वहाँ से निकल गई। ज्योति गुस्से में कमला जी से बोली, जब देखो तब चबड़ चबड़, बिना नोके मेरे बिना कमरे में आने की नोके मेरे हिम्मत कैसे? कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? सटिया और गई हो सटिया गई हो क्या? ये सब क्यों कहा? अगर वो काम छोड़ देगी तो घर के काम करने के लिए क्या आपकी लाडली बहू आएगी? यहाँ रहकर रोटी तोड़ने से अच्छा है हाथ पर खिलाया कीजिए। और बड़ी बहू ने आपको बहुत बिगाड़ कर रखा है, पर मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। अब जाइए, मेरे लिए चाय बनाकर लाइए। कमला जी बोली, बहू, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो बस इतना कहने आई थी कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को हो तो दे दो। ज्योति बोली, हे भगवान, इनका पेट है कौन? दिन भर तो खाती रहती है, लेकिन भरता कभी नहीं है। जाइए, फ्रिज में ब्रेड पड़ा होगा, वो खा लीजिए। ला ला ला, लेकिन उससे पहले मेरे लिए चाय बना दीजिए। वो क्या है ना, आपकी बातों से मेरा सर दर्द होता है। तो कर बुढ़िया, कर बुढ़िया, कर बुढ़िया, कर बुढ़िया, कर बुढ़िया। तभी कल्याणी जी का फोन आया। ज्योति बोली, माँ, मेरी सास तो भूखड़ है, दिन रात बस खाती ही रहती है। वो बोली, गांव की औरतें तो ऐसी ही होती है बेटा, 2 रोटी में उनका कहाँ पेट भरता है। जब तक उन्हें दाल भात चोखा या दलिया ना खाने दो, उनका पेट नहीं भरता है। लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। हो सकता है थोड़ी गर्मी दिखानी पड़ जाए, लेकिन सुधर गई तो तुम्हारा ही फायदा होगा, क्योंकि फिर की काम वाली किसी अच्छी नहीं लगती।
कमला जी दरवाजे के बाहर से ये सब सुन रही थी। ये सुनकर उनकी आंखें भर आईं, क्योंकि बेटा भी माँ पर ध्यान नहीं देता था। आते जाते माँ दिख भी जाए तो हाल चाल भी नहीं पूछता था। एक शाम कमला जी हिम्मत करके बेटे से बोली, बेटा विवेक, बोलो माँ। बेटा आजकल मुझे तेरे बड़े भाई की बहुत याद आ रही है, क्या मुझे उसके पास छोड़ दोगे? माँ, आप कहीं भी टिक कर क्यों नहीं रहती? यहाँ आपको क्या कमी है? खाने पीने को तो मिल ही रहा है, तो भैया के पास जाने की क्या जरूरत है? लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग आपका ध्यान नहीं रख सकते, खाने पीने को नहीं देते। कमी क्या है? कुछ तो बताओ। अरे भाई, कोई कितना खा सकता है? दिन में 24 ही तो घंटे होते हैं और 24 घंटे इनका मुंह चबक चलता रहता है। बड़े भैया के पास छोड़ दो। तुम्हारी माँ की तरह मुझे भी तो भूख लगती है ना? हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि तुम्हारी माँ कुछ काम नहीं करती। कुछ दिन पहले तक मैं भी नहीं करती थी, लेकिन अब तो 24 घंटे काम करती हूँ ना, तो भूख तो लगेगी ही। और मेरी उम्र तो देखो, क्या ये सब करने की उम्र नहीं मेरी अब? देखो, आपके ही सामने मेरी शिकायत भी कर रही है और आपके सामने मेरी माँ को बदनाम भी कर रही है। मैं बोलूंगी तो फिर आप बोलोगे कि बोलती है। ये सब जेठानी जी ने जानबूझकर इन्हें तभी ज्योति की जेठानी नेहा का फोन आया। और ज्योति, मम्मी जी कैसी हैं? तुम तो उनकी खूब सेवा कर रही होंगी। ज्योति बोली, क्या भाभी, मैं तो तंग आ गई हूँ मम्मी जी की चाय और खाने पीने की आदतों से। किसी भी वक्त खाने पीने की मांग करती हैं। कभी कभी तो रात के 11 बजे उन्हें चाय पीने की इच्छा रहती है। ऊपर से चाय में इतनी चीज डालो, घर में कोई और मसाला चाय पीना पसंद नहीं करता, पर उनके लिए अलग से चाय बनानी पड़ती है। नेहा बोली, ज्योति तो क्या हुआ, एक कप चाय भी तो मांगती है। और वैसे भी मम्मी जी कभी कभी तो तुम्हारे पास आती हैं, जितनी सेवा करनी है कर लो, फिर मौका नहीं मिल पाएगा। मौके आप ही रखो, क्योंकि आप ही ने उनकी आदत खराब कर रखी है। आपको परेशानी तो नहीं होती, लेकिन हमें तो होती है। ज्योति और नेहा देवरानी जेठानी थी, दोनों अलग अलग शहर में रहती थी। वैसे तो कमला जी को नेहा के साथ रहना पसंद था, क्योंकि वो काम के साथ साथ जुबान की भी मीठी है। वही ज्योति काम से जी चुराती और जुबान की बहुत तेज थी। अब माँ तो माँ होती है, बेटे और पोते के मुंह में कमला जी कभी कभी उसके पास खींची चली आई थी। कमला जी की उम्र काम करने लायक नहीं बची थी, फिर भी ज्योति के बीमार पड़ने पर वो उसके बच्चों और बेटे के पसंद का खाना बनाती थी और खुद कभी ना मुकर नहीं करती थी। जो मिल जाता चुपचाप खा लेती थी। पर इस बार तो ज्योति ने हद ही कर दी। थोड़े दिन बाद ठंड पड़ने लगी। कमला जी ने ज्योति से कहा, जरा मेरे लिए मसाले वाली चाय बनाओगे? बड़ी बहू तो अदरक, इलायची, लौंग, दालचीनी वगैरह सब मिलाकर बनाती है, बड़ा राहत देती है सर्दियों में। वैसा ही कुछ बनाओगे बेटा? सब तो देखो जरा बुढ़िया जी, अपने लिए हम नॉर्मल चाय बनाए और महारानी जी को चाहिए मसाला चाय। खाने के पड़े हैं लाले और महारानी के लिए नवाबी साहब दिखाने। जैसे भी है चुपचाप पी लो, नहीं मिलेगी यहाँ। बेचारी कमला जी चुपचाप कुछ फीकी सी चाय पीकर मन महसूस कर रह जाती थी। एक दिन कमला जी ने ज्योति से कहा, बहू मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए। मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए, किसी दिन इन्हें भी मशीन में डालकर धो दो बेटा। ची मम्मी जी, अगर मशीन में ऐसे गंदे कपड़े डालोगे तो मशीन भी गंदी हो जाएगी। वैसे भी आजकल ठंड का मौसम है, जल्दी कपड़े कहाँ गंदे होते हैं। ऐसा कीजिए, एक साड़ी कम से कम 3-4 दिन चलाइए। मम्मी जी देखिए, कपड़े धोने में सर्फ और बिजली का बिल भी लगता है। अपने बेटे का कुछ तो ख्याल कीजिए। ख्याल कीजिए, जैसे जैसे आपकी उम्र हो रही है आप बहुत स्वार्थी होती जा रही है। बहू की ये बातें सुनकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा चाय कैसे पिला दो? सारे बर्तन तो गंदे पड़े हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते? थोड़ी मेरी
की 2 रोटी और सब्जी बची है, उसे खा लीजिए। हटिया नहीं हो क्या है ना, आपकी बातों से मेरा सर दर्द होता है। तो कर बुढ़िया, कर बुढ़िया, कर। लोग क्या सोचेंगे, हम लोग आपका ध्यान नहीं रख सकते। देखो आपके ही सामने मेरी शिकायत भी कर रही है, कपड़े धुलने में सर्फ और बिजली का बिल भी लगता है। अपने बेटे का कुछ तो ख्याल कीजिए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, कमला जी की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन उन्होंने बेटे से बहुत आग्रह किया कि मुझे बड़े बेटे मानव के पास भेज दो। बार बार आग्रह करने पर विवेक ने नेहा को फोन लगाया और माँ की बात करवाई। अपनी सास की आवाज़ सुनते ही नेहा सब समझ गई और बोली, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें कल ही आपको लेने के लिए बोलती हूँ। नेहा ने ज्योति को फोन पर कहा, ज्योति और ज्योति, तुम्हें तो पता है ना मम्मी जी खाने पीने में कितने समझौते करती है हमारी वजह से, तो क्या तुम उन्हें एक कप चाय भी नहीं दे सकती? ज्योति, ये मत भूलो कि एक दिन हमें भी इसी अवस्था से गुजरना है। अगर तब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा, सोचो। वो बुजुर्ग हो गई हैं, ठंड सह नहीं पाती। अगर मसाला चाय पीकर उनको अच्छा लगता है तो क्या तुम उनके लिए एक कप बना भी नहीं सकती? आपको मेरी क्या मम्मी जी ने आपसे मेरी शिकायत की? नेहा बोली, शिकायत करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सब पता चल जाता है उनकी आवाज सुनकर। देखो ज्योति, मम्मी जी को ठंड में मसाला चाय से राहत मिलती है और वहाँ उन्हें मिल नहीं रही। ऐसा करो, उन्हें मेरे पास छोड़ दो। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिकायत जेठानी जी से करने की? और वैसे भी मेरा क्या ही बिगाड़ेगी वो? मैं सब समझती हूँ, वो आपको अपने पास क्यों रखना चाहती है। अरे ससुर जी की पेंशन का पैसा वहीं के अकाउंट में रखा रहता है और गांव से जो कुछ भी आता है उसकी जानकारी भी जेठ जी रखते हैं। मैं कहती हूँ, क्या ये आपके बेटे नहीं, फिर आप इतना भेदभाव कैसे कर सकती हैं? कमला जी रोते हुए बोली, बाबू ये कैसी बातें कर रही हो? दोनों बच्चे मेरे ही तो हैं, पर लोग भी सही कहते हैं, संगति में साधु भी दानव बन जाता है। बचपन से मेरे दोनों बच्चे एक जैसे थे, पर विवेक तुम्हारे साथ रहकर माँ का सम्मान करना भूल गया और मैं भी उसकी माँ हूँ। गलत बात कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? अब सुन लो, तुम्हारे दरवाजे पर अब कभी नहीं आऊंगी। मैंने तुमसे कहा था थोड़ा धैर्य से काम लो। अगर माँ नाराज हो गई और भैया से सारी बात बता दी, कल को हमें कुछ नहीं मिलेगा। ज्योति एक थाली में रोटी सब्जी खीर लेकर कमला जी के कमरे में आई। कमला जी ने कहा, नहीं बहू, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा, जाओ तुम लोग खा लो। ज्योति झूठ मूठ का आंसू बहाते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा आप मुझसे ज्यादा बड़ी भाभी से प्यार करते हैं। बाबू, माँ कभी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करती। माँ तो वो होती है जो अपना पेट काट कर बच्चों का पेट पालती है। और तुम तो मेरी भूख का मजाक उड़ाती रही। इसे माफ कर दो माँ, अब हम कर भी क्या सकते हैं। और इसकी माँ इतनी समझदार तो है नहीं कि इसे ढंग से समझा बुझा के बताए कि करना क्या है। अब गुस्सा थूक भी दो माँ और खाना खा लो। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है बेटा, इसे अपनी माँ की भूख तो दिखेगी ही, लेकिन तुम्हें भी अपनी माँ का दर्द नजर नहीं आया। दुख इसी बात का है बेटा, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर तुम मुझे ले तो आए, लेकिन एक दिन भी तुमने मुझे देखा कि माँ खा भी रही है या नहीं, कोई उसे तकलीफ तो नहीं है। भैया पता नहीं माँ को क्या हो गया। क्या? हाँ, बहकी बहकी बातें करती है। खाना तो खाती है लेकिन फिर भूल जाती है। भैया लगता है दिमागी हालत कुछ गड़बड़ा गई है। बेटा मुझे घर ले चल। घर ही ले जाने के लिए आया हूँ माँ। झट से अपना कपड़ा झोले में रखने लगी। मानव विवेक से बोला, मैं ज्योति को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो पराई है, पर लेकिन तू तो इनका अपना बेटा है, तू इनका दर्द नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। एक बात हमेशा याद रखना भाई, आज या कल हमें भी इसी अवस्था में आना है और उस वक्त हमारे बच्चे भी हमारे साथ अगर ऐसे ही व्यवहार करेंगे तो हमें कैसे लगेगा। एक बात ठंडे दिमाग से सोच लो। उम्मीद करता हूँ समय रहते तुम समझ जाओगे, आगे तुम खुद समझदार हो। इतना कहकर वो कमला जी को लेकर वापस चला गया।
वहां जाने के बाद कमला जी ने रो रो कर एक एक बात उन लोगों को बताई। नेहा के तो सब्र का बांध टूट पड़ा। उसने ज्योति को फोन लगाया और खूब खरी खोटी सुनाई। खाने पीने में कितने समझौते करती है हमारी वजह से, तो क्या तुम उन्हें एक कप चाय भी नहीं दे सकती? ज्योति, ये मत भूलो कि एक दिन हमें भी इसी अवस्था से गुजरना है। अगर तब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? सोचो। वो बुजुर्ग हो गई है, ठंड से नहीं पाती। अगर मसाला चाय पीकर उनको अच्छा लगता है तो क्या तुम उनके लिए एक कप बना भी नहीं सकती? और खुल चुकी है। दोनों आनंद फानंद में कमला जी से माफी मांगने आए। कमला जी बोली, माना वो नेहा, तुम्हें अगर इन लोगों के साथ रिश्ता रखना है तो रखो, और मेरी तरफ से तो टाटा बाय बाय। ज्योति बोली, ठीक है माँ जी, आपको अगर यही सही लगता है तो यही ससुर जी की संपत्ति से हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। ज्योति के मन की बात उसके जुबान पर आखिर आ ही गई। बेशरम औरत, सेवा की नहीं जाती और मेवा चाहिए। बेशरम औरत, अपनी माँ को तो भरपेट खिलाती होगी और मुझे भूखा रखती है। ये सब शिक्षा तेरी माँ ने दी होगी ना? चाय का हाथ में हाथ चाहिए तो क्या अपनी माँ से मांग के दिखा, देखती हूँ तेरे भाई भाभी कितना पैसे देते हैं तुझे। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? भैया, ये को आपने ही सिखाया होगा ना? लायक, अपनी पत्नी के साथ रहते रहते तो भी उसी के जैसा हो गया है। आज तुझे भी संपत्ति चाहिए क्या? कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहकर कमला जी ने उनसे मुंह फेर लिया। बेटे बहू के घाव से अब कमला जी खोई खोई सी और परेशान रहती और अपने कमरे में पति की तस्वीर के आगे बस रोती रहती। नेहा उन्हें समझाने की कोशिश करती पर उसे भी वो अपने कमरे से बाहर जाने को बोल देती। दादी जी, एक कहानी सुनाओगे? तुझे तो वीडियो गेम्स पसंद थे ना? थे, लेकिन अब नहीं है। अब क्या पसंद है फिर? अब मुझे किताबें पसंद है। और क्या सीखा तुमने इस किताब से? यही कि कुदरत किसी को भी यूं ही नहीं बनाती। हर किसी में कोई ना कोई एक विशेष योग्यता जरूर होती है। मुझ में तो ऐसी कोई योग्यता नहीं। आप खाना इतना अच्छा बनाते हो, क्या ये कम है? खाना बनाना तो सभी को आता है बेटा। सबको नहीं आता दादी जी। सबको बनाना आता होता तो क्या यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज आते? कुकिंग वीडियो बनाने वालों के। बात तो सही कह रहे हो तुम। तभी उसके दिमाग में भी आइडिया आया कि ये सब तो मम्मी जी को बहुत अच्छे से बनाना आता है, तो क्यों ना वो भी यही करे। यही सोचकर उसने अपने पति मानव से बात की और दोनों ने मिलकर कुछ सोचा। फिर रोज जिद करके कुछ न कुछ रसोई में बनवाने लगा। कमला जी रेसिपी बनाती थी तो नेहा कैसे रेसिपी बनाते समय सब रिकॉर्ड की थी और उसने उस वीडियो को यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया। शुरुआत में व्यूज बहुत कम आए। ज्योति ने ये बात मानव से कही। मानव ज्यादातर चुप ही रहता था, लेकिन जब भी उसका व्यूज ही कम है क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस ही कम है। वैसे हमारी टारगेट ऑडियंस कहाँ की है और ये कैसे सेट हुई? कुछ अलग ही एल्गोरिदम चला है यूट्यूब का, पता नहीं कैसे सेट हो गई। टारगेट ऑडियंस सारी यूरोप की है। मतलब डॉलर्स में पैसे मिलेंगे? इस बार डॉलर्स नहीं, यूरो या पाउंड में मिलेंगे। पर व्यूज बढ़ेंगे कैसे? दिखावे का जमाना है डार्लिंग, दिखावे का। लेकिन समस्या ये है कि लोग इस फटेहाल औरत को देखेंगे क्यों? हाँ, अगर गेटअप अच्छा हो तो लोग कुछ भी देख सकते हैं, और यूरोप वाले जो देखते हैं पूरी दुनिया उन्हें फॉलो करती है। आइडिया, दोनों मिलके थोड़ी और रिसर्च करो, हम तो चले मार्केट। माँ, क्या हुआ? जो होगा अब होगा। आपकी प्रतिभा दिखाने का मौका आ गया है दादी जी, इस मौके को मिस मत करना बस। अरे बता दो सही, करना क्या पड़ेगा मुझे अब? जो करना है सब हम कर लेंगे, आप बस खाना बनाते जाओ। अभी फिलहाल तो मार्केट के लिए तैयार हो जाओ। यूट्यूब की कामयाबी जितनी भीतर के कंटेंट पर निर्भर करती है, उससे बड़ा रोल थंबनेल निभाता है। सिर्फ थंबनेल ही बढ़िया हो तभी वीडियो वायरल हो जाता है। बबलू इस बात को अच्छी तरह समझता था, इसलिए फोटोग्राफर का रोल उसने निभाया। इस टेबल में सब्जियां होनी चाहिए। तो आ गई सब्जी भी। ये आग क्यों लगाई है बेटा? पुअर डर्टी इंडियंस प्लेइंग विद फायर।
अंग्रेज यही तो देखना चाहते हैं। वो तो ये बात है, लेकिन मेरे फोटो का अंग्रेज करेंगे क्या? इसका क्या जवाब दूं अब? सही है, और जहाँ चेंज करो, इतनी बोझ। सपोर्टिंग प्यारी सी फैमिली हो, ठीक है। कामयाबी वहीं ओके, तंबू हो जाएगा गाड़कर मेरा। डेरा डाल देती है। और हुआ वही, देखते ही देखते बच्चे की नहीं दिखानी है। उनकी बारिश हो गई, ओके, लेकिन वो नहीं रुके। उनका लक्ष्य कुछ बड़ा था, इतना बड़ा कि वो मेरी ना फोटो भी मुझे मिला, कब मिलेगी? उसे थोड़ा कम भी नहीं मिला, तो इतना तो हाथ आ ही जाएगा जितना कि आम लोगों का सपना होता है। ये क्या कर रही हो मम्मी जी? प्याज काट रही हूँ बेटा। ये लीजिए चॉपिंग बोर्ड, इससे काटिए। ओके बेटा। एक बात बताओ बेटा, जब तक हाथ चल रहे हैं तब तक इस शक्ति का प्रयोग क्यों करें? गाँव में तो कहा जाता है ना, अपना हाथ जगन्नाथ। अपने हाथों का प्रयोग करना चाहिए हमें तो। अब थोड़ा तो सुधर जाइए माँ जी, अब आप फेमस हो चुकी हैं। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। अभी समझाती हूँ। ये देखिए माँ जी। हाँ पता है, महंगा वाला फोन नहीं है। अंदर देखिए, इस पे चल क्या रहा है। 15,000 कमा लिए अब तक आपने। क्या करोगे इतने पैसे का? 15,000 में कोई कर भी क्या लेगा? तुम ही रखो बहू। $15,000 माँ जी, $15,000। और ये बस हफ्ते भर की कमाई है। सारी मेहनत तुम लोगों ने करी है, तुम ही रखो इस पैसे को। हमने आपका पैसा खाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करी, आप ही रखो अपना पैसा। लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है बेटा। एक आइडिया है मेरे पास। लैंग्वेज का बैरियर न होने की वजह से पूरी दुनिया से ट्रैफिक आ रहा है। इसमें से आधे के आधे पैसे का हम बढ़िया से बढ़िया किचन का सामान ले सकते हैं, और बाकी बचे पैसे से हम एक एनजीओ खोलेंगे बुजुर्गों के लिए। आने वाले वक्त में तो इनकम और भी डबल होने वाली है माँ जी। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो बेटा। मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ थी। जितने भी पैसे की जरूरत हो सब निकाल लेना, और अगर कुछ बच जाए तो ये उन्हीं में बांट देना जिनकी वजह से ये पैसा आ रहा है, ताकि ये रोटेशन चलता रहे। ओके मेरी सुपरस्टार सासू माँ। जल्द ही गोल्डन प्ले बटन भी आने वाला। हमारा एम है डायमंड प्ले बटन। गोल्डन प्ले बटन कोई कुछ नहीं लेगा। यूट्यूब से फोन आए तो मना कर देना सीधे। ओके पापा। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। इतने पैसे होने के बाद भी मम्मी जी खुद क्यों बना रही है खाना? एक बात तो अच्छी तरह से जानती होगी तुम कि मम्मी जी गेस्ट को भगवान समझती है, और जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं उनकी ही रिक्वेस्ट पर मम्मी जी सारा खाना खुद बना रही है, और तुम ही बेवकूफ हो। पापा आप लोग भी तो मम्मी जी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये तो हमारा अप्रैल फूल प्रैंक था, ताकि कुछ लोगों की हकीकत सब देख सकें। ऐसा क्यों किया तुमने? देखो ज्योति, कुछ कहानियाँ सबको सुनाई जानी चाहिए। देखो 2 करोड़ व्यूज भी आ गए। ये वाला कैमरा लाइव। अब मिल गई कलेजे पर ठंडक। जमीन जायदाद सब हाथ से गया। चुप रहो। सब तुम्हारी और तुम्हारी माँ की गलती है। मैंने कहा थोड़ी देर चुप रहो। इतने साल चुप ही तो रहा, अब तो बोलूंगा मैं। थोड़ी बहुत माँ की सेवा कर लीजिए तो आज हम लोग प्ले करते इस डायमंड प्ले बटन के साथ। अरे मूर्खों के महाराज, इतनी देर से बोले कि चुप रहो। क्यों इज्जत का फलूदा बनाने पर तुले? आप तो चुप नहीं रहूंगा मैं। इतनी देर से बोलूं कि चुप हो जाओ। एक बात समझ नहीं आती। इधर देखो मूर्खों के महाराज, ये वाला कैमरा लाइव है।